जय हिंद। द विजन के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप कैसे एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, ये टॉपिक काफ़ी दिनों से आप लोगों के डिमांड में था, इसलिए हम ये वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले आईएएस बनने के बारे में मैं बता दूं कि 3 तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के थ्रू प्रति वर्ष नोटिफिकेशंस आते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं और फिर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। ये पहला तरीका है आईएएस बनने का। दूसरा है थ्रू प्रमोशन। इसका मतलब है कि जो स्टेट सिविल सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ डेप्यूटी कलेक्टर्स जिनको कहते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर्स, इन्हें समय के साथ में जब प्रमोशन मिलता है तो वो आईएएस के कैडर में प्रोन्नति पाते हैं। ये दूसरा तरीका है आईएएस बनने का। और तीसरा जो तरीका है, हाल ही में ये चर्चा में रहा है, जिसे कहते हैं लैटरल एंट्री। इसमें प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञों को सरकारी क्षेत्र में उनके अनुभवों का इस्तेमाल करने के लिए 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इन्हें प्रतिनियुक्ति दी जाती है, ताकि एक आईएएस के तौर पे वो सरकार से सीधे जुड़ करके अपने प्राइवेट फील्ड के एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करते हुए सरकार को और जनता को प्रत्यक्ष लाभ दे सके। ये 3 तरीके हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जो कि हर साल होता है, थ्रू प्रमोशन के थ्रू, और लैटरल एंट्री। अगर आपको यहाँ पे कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं, हम आपको वहाँ पर भी आंसर ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिविल सर्विस एग्ज़ाम के जो डायरेक्ट एंट्री होती है या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, हम अगर उसके बारे में बात करें थोड़े डिटेल में, तो उसमें 3 चरणों में, स्टेजेस जिसे कह सकते हैं इंग्लिश में, और इसे 3 चरणों में कंडक्ट किया जाता है। पहला है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जिसे कि प्रीलिम्स भी कहते हैं। दूसरा है मेन एग्ज़ाम, जिसे मेंस एग्ज़ाम भी कहते हैं। और तीसरा है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू भी आमतौर पे कहा जाता है। देखिए, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है उसमें 2 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स, और इसे CSAT, इसका फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, CSAT पेपर 1 एंड CSAT पेपर 2, ये 2 पेपर्स होते हैं। पहले वाले में जीएस पूछी जाती है, जीएस मतलब जनरल स्टडीज़, और दूसरे वाले में आपको मैथ्स, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और अपठित गद्यांश जिसे कहते हैं अनसीन पैसेजेस, अपठित गद्यांश स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और दोनों ही प्रश्न 200 नंबर के, 200 मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स ईच। इससे डिटेल में अगर आपको और भी वीडियोस के माध्यम से इनके बारे में और डिटेल में जानना हो तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। हमने डिटेल में और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिस पर इन चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिल पाएगी। यहाँ शॉर्ट में आईएएस कैसे बने उसके बारे में चर्चा है, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में ना लेते हुए वीडियो को शॉर्ट में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है, अगर कोई व्यक्ति प्रीलिम्स पास करता है तो मेंस एग्ज़ाम के लिए उसे इन्वाइट किया जाता है, बुलाया जाता है। मेंस की परीक्षा, एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, प्रीलिम्स की जो परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, ऑब्जेक्टिव। इसमें एक प्रश्न और कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं, 4 ऑप्शंस, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में 4 ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से किसी एक को आपको चुनना होता है। और इस तरीके से प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्ज़ाम की बारी आती है।
मेंस एग्ज़ाम में ये सब्जेक्टिव नेचर की परीक्षा है, सब्जेक्टिव, और इसमें आपको लिखना होता है, प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना होता है। इसमें आपको शब्द सीमा भी दी हुई होती है, कुछ प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में, कुछ प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में। इस प्रकार से आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है, और आप जब मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं तो आपको हैंडराइटिंग की जो स्पीड है वो भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि 20 प्रश्न वर्तमान के समय में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 20 प्रश्नों का उत्तर आपको 3 घंटे के अंतर्गत देना होता है, 3 घंटे। ये वीडियो मैंने जानबूझकर के बाइलिंगुअल रखा हुआ है, ताकि दोनों प्रकार के जो विद्यार्थी हैं या एस्पिरेंट्स हैं उनको समझने में आसानी हो। तो ये जो एग्ज़ाम है मेंस एग्ज़ाम, इसके बारे में भी डिटेल में बहुत चर्चा नहीं करेंगे। हमारे चैनल पे आप विज़िट करें तो डिटेल में इसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, आप जब वीडियोस विज़िट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मेंस एग्ज़ाम में एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि इसमें जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। इसके बाद ऑप्शनल का पेपर होता है, ऑप्शनल, जिसे कि वैकल्पिक विषय आप हिंदी में कहते हैं। वैकल्पिक विषय में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें 2 पेपर्स होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही है, बस उसको 2 भागों में बांटा गया है और 2 पेपर्स लिए जाते हैं। इसके साथ ही एक एस्से का पेपर होता है, एस्से, और हिंदी और इंग्लिश के पेपर्स, हिंदी और इंग्लिश, या फिर जो दूसरी भाषाओं से विद्यार्थी जो देना चाहते हैं उनके लिए एक उनकी जो भाषा होगी वो, और साथ में इंग्लिश, दो भाषा के सब्जेक्ट्स होते ही होते हैं। इनमें भी पास करना ज़रूरी होता है। और एक बात मैं और बता दूं कि भाषा की जानकारी, ये जो 2 लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे हिंदी के बदले तमिल हो सकता है, तमिल प्लस इंग्लिश, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है गुजराती प्लस इंग्लिश। इस तरीके से 2 सब्जेक्ट्स, 2 भाषा के स्तर पर सब्जेक्ट्स आपको चुनने होते हैं और उनमें पास करना ज़रूरी है। तभी जा कर के ये जीएस के 4 पेपर्स, ऑप्शनल के 2 पेपर्स, एस्से, इन सभी के मार्क्स तभी इनके करेक्शन हो पाएंगे, यानी कि कॉपी का जो करेक्शन है वो तभी हो पाएगा जब ये लैंग्वेज पेपर्स में कोई कैंडिडेट पास होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये है पर्सनालिटी टेस्ट। इसको पहले क्लियर कर दें। नेक्स्ट है पर्सनालिटी टेस्ट। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस में आपके ज्ञान का टेस्ट होता है, और पर्सनालिटी टेस्ट में आपके विचारों का टेस्ट होता है। यहाँ पर एक कैंडिडेट किस तरीके से बैठते हैं, वहाँ से लेकर के किस प्रकार से वो विभिन्न मुद्दों पर विचार रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि उनका महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है, महिलाओं के प्रति, वृद्ध जनसंख्या के प्रति, बच्चों के प्रति, विभिन्न समसामयिक विषयों या मुद्दों के प्रति। इस प्रकार से उनके जो विचार हैं या दृष्टिकोण है विभिन्न मुद्दों के प्रति, उस पर यह टेस्ट होता है, जिसे पॉपुलरली इंटरव्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग एज में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखिए 21 ईयर्स से लेकर के 32 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट, इस एज लिमिट को इस तरीके से समझिए कि मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज कैंडिडेट का होना ही चाहिए, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये अंतिम जो एज है वो है 32 ईयर्स। ओबीसी और एसटीज़ और एससीज़ के लिए ये अलग अलग है, इसके बारे में मैं कभी डिटेल में बताऊंगा। बस यहाँ ओबीसी के लिए 5 वर्ष एक्स्ट्रा मिलता है, और इस तरीके से एसटी एससीज़ के लिए भी और अतिरिक्त समय मिलता है। लेकिन यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मल है। तो 21 to 32 ईयर्स तक के बीच के जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स। एक जनरल कैंडिडेट के लिए 6 अटेम्प्ट, यानी कि 6 बार वो सिविल सर्विस के परीक्षा में वो बैठ सकता है, कोई भी परीक्षार्थी।
तो इस पर भी ओबीसी के लिए और एसटीज एससी के लिए अलग अलग प्रावधानों के तहत यहाँ पर उनको कुछ वर्षों या कुछ समय का छूट उनको मिलता है। इस तरीके से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कुल मिलाकर के 6 अटेम्प्ट्स है। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए डिग्री या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। अगर कोई बीए, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, इस तरीके से कोई भी ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब जा कर के आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़िकेशन रखते हैं और आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसके साथ में मैं एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या फाइनल ईयर के बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। यहाँ पर आप बिल्कुल से निश्चिंत हो जाएं कि जैसे बीए करने वाले 3rd ईयर के बच्चे, फाइनल ईयर के बच्चे, और बीटेक करने वाले लास्ट ईयर के बच्चे यानी कि 4th ईयर के बच्चे इस एग्ज़ाम में आप लोग भी बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से क्वालिफ़िकेशन है डिग्री और या फिर इसको ग्रेजुएशन कह सकते हैं। अब इस एग्ज़ाम में बहुत तरह के सर्विसेज होते हैं। यद्यपि यह वीडियो आईएएस कैसे बने इस पर है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू 20 से भी अधिक पोस्ट्स पर वैकेंसीज़ आती हैं और उनके रैंक और प्रेफरेंस के हिसाब से 20 से भी अधिक पोस्ट भरे जाते हैं। आप उन पोस्ट को अगर देखना चाहते हैं तो इस अभी की स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए 3 प्रकार के सिविल सर्विसेज के पोस्ट होते हैं। पहला है जिसे ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं। ऑल इंडिया सर्विस में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको आईएएस कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस जिसको कि इंडियन पुलिस सर्विस को आईपीएस कहते हैं, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफओएस। ये 3 प्रकार के जो सर्विसेज हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इन्हें ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज वे होते हैं जिनकी भर्ती केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन सेवा वे मुख्यतः राज्य सरकार के तहत करते हैं या उनके अंडर करते हैं। अब नेक्स्ट आता है ग्रुप ए सर्विस। ग्रुप ए सिविल सर्विस, इसमें देखिए इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सोनल सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। आप इस सर्विस को बहुत पॉपुलरली जानते होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो कमिश्नर्स होते हैं, ऐसे जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, जो कमिश्नर्स होते हैं वो इसी डिपार्टमेंट से आते हैं। यहाँ तक कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, सेंट्रल एक्साइज, इसके भी जो ऑफिसर्स आते हैं वो इसी डिपार्टमेंट से आते हैं। नेक्स्ट है इंडियन ट्रेड सर्विस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आपने इसको भी बहुत पॉपुलरली आपने जाना होगा, जिसे आरपीएफ कहते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसके भी जो अधिकारी वर्ग के ग्रुप ए सर्विस के जो लोग आते हैं वो इसी सर्विस से आते हैं, यूपीएससी से। ग्रुप बी सिविल सर्विसेज नेक्स्ट है। देखिए 3 प्रकार के सर्विसेज होते हैं, मैंने बताया। पहला है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, इसके बाद ग्रुप ए सिविल सर्विसेज, और तीसरा है ग्रुप बी सिविल सर्विसेज। इसमें आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, डैनिप्स पौंडीचेरी सिविल सर्विस और पौंडीचेरी पुलिस सर्विस है। आप इन दोनों सर्विस के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये डैनिक्स दिल्ली एंड अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज, दिल्ली और अंडमान निकोबार में जो एसडीएम्स होते हैं, एसडीएम या और भी प्रशासनिक पदाधिकारी के अलग अलग पोस्ट होते हैं, वो ये ही अधिकारी होते हैं। ये ग्रुप बी सिविल सर्विसेज है जो कि यूपीएससी के थ्रू ही आते हैं। और डैनिप्स अगेन ये भी है, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस है, ये पुलिस सर्विस। तो यहाँ पर दिल्ली एंड अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज से एसीपी रैंक के अधिकारी, जिसे कि स्टेट में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीवाईएसपी भी कहते हैं। तो इस रैंक के जो पुलिस अधिकारी दिल्ली और अंडमान निकोबार में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आते हैं उन्हें डैनिप्स कहते हैं, और वहीं पर जो राज्य स्तरीय सिविल सर्विसेज के अधिकारी आते हैं उन्हें डैनिक्स कहते हैं।
तो इस तरीके से ये अधिकारी भी इससे आते हैं। इसके अलावा पौंडीचेरी सिविल सर्विस और पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, ये दोनों सर्विसेज भी सेंट्रल सर्विसेज हैं, यद्यपि ये पौंडीचेरी राज्य के अंतर्गत कार्य करते हैं। पौंडीचेरी। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपने जाना कि 3 प्रकार के रिक्रूटमेंट्स होते हैं। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दूसरा है प्रमोशन के थ्रू और तीसरा है लैटरल एंट्री के थ्रू। इसके बाद आपने ये जाना कि स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। एज के बारे में जाना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपने विभिन्न सर्विसेज के बारे में यहाँ जान लिया। तो इस तरीके से इस वीडियो में लगभग हमने सभी चीज़ों को, सभी पहलुओं को टच कर लिया है। बाकी कुछ डिटेल्स में अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप नीचे दिए हुए लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो काइंडली इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ पहुँचेगा। हमारे इस वीडियो पे लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।